हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 में पहुंच गए हैं और लेक्चर नंबर 9 में हम लोग बात करने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या असर होता है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि देखो, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम टाइम ना यही होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है। अब देखो, रेट में क्या बढ़ता होगा? क्या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता होगा? नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन से क्या लेना देना है। तो हम बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। तो हम बोलेंगे बेहतर रहेगा इस बात को बोलना कि टेम्परेचर बढ़ा देने से टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है और कांस्टेंट के बढ़ जाने से रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि देखिए, यहाँ पे समझ में आपको आएगी कि रेट कब बढ़ेगा, जब रेट कांस्टेंट बढ़ जाए। तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने से। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट डिपेंडेंसी ऑफ के ऑन टी। टी पे अप्रॉक्सीमेट क्या चेंज होता है टेम्परेचर बढ़ाने से के पे। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भाई टेम्परेचर जनरली, लिख देता हूँ कि जनरली ऑन इंक्रीजिंग 10 डिग्री टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रेट विल बी टू टाइम्स इंक्रीजेज। 2 टाइम्स भी और 3 टाइम्स भी होता है। ठीक है, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है जनरली। ये जनरल बात है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है ये। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं कि इस चीज को हम जितना टाइम्स बढ़ जाए उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो लिख देता हूं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू होता है कि क्या, तो आप बोलोगे कि के किस समय पे, t+10 पे डिवाइडेड बाई के एट टी टेम्परेचर। टी टेम्परेचर पे जितना इसका रेट कांस्टेंट होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, हम लोग बात कर चुके हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट की। ओके, अब हम बात करना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा हमने सवाल ले लिया। क्वेश्चन है कि फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 2। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 2। बोलता है if the rate constant if the rate of the reaction at 20 degree Celsius is x। तो बोलता है find the rate at 80 degree Celsius, find the rate at 80 degree Celsius। तो ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेट की। ठीक है, बीच में एक लाइन खींच देता हूँ। अब आप बोलेंगे कि टेम्परेचर भाई 20 डिग्री पे कितना था, तो मान लीजिए x था। फिर क्या हो गया, अगर हम बात कर रहे हैं 10 डिग्री बढ़ा दीजिए, मतलब 30 डिग्री, तो ये क्या हो गया 2x। फिर 30 के बाद 40 डिग्री, तो आप बोलोगे इसका भी डबल, मतलब 4x। फिर आप कितना जा रहे हो 50 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया कितना, 4 2 जा 8x। फिर अगर आप जा रहे हैं 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 16x। और अगर आप 70 और 80 पे चले जाएं, मतलब 70 यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 32x। समझ रहे हो, रेट डबल होते जा रहा है हर 10-10 डिग्री पे। यहाँ पे 80, तो यहाँ हो जाएगा 64x, 64 टाइम्स बढ़ गया। यही था मतलब। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है, यूं ही बस जनरल कॉन्सेप्ट है, तो इस पर एक सवाल लेना चाहिए हम लोग को। क्योंकि हम लोग अप्रॉक्सीमेशन में नहीं चल रहे हैं, हम लोग चलेंगे एक्यूरेसी में। तो अगला जो हमारा हेडिंग है वो है कि एक्यूरेट डिपेंडेंसी ऑफ के ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे के की वैल्यू एक्यूरेटली कैसे जाती है, मतलब कैसे चेंज होती है। ओके, तो उसके लिए हमारे पास है आर्हेनियस इक्वेशन। नाम सुना है आपने, आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या बोलता है कि k इज इक्वल टू होता है a e पे पावर माइनस EA अपॉन RT। सबका मतलब लिखवा देता हूं आपको। देखिए, k का मतलब है यहां पे रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट। अगला है कि a का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर हम इसको एक दूसरा नाम बोलते हैं कि आर्हेनियस फैक्टर। ओके, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी। ठीक है, एक और नाम है, लिख लो, प्री एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का मतलब क्या हो गया? देखो ये एक्सपोनेंट वाला टर्म है, तो इसके पहले जो लिखा है उसी को बोल दिया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, फैक्टर। अगला है अपने पास कि आर। आर मतलब क्या हो गया? हम बोलेंगे आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो देख लेना भाई। अच्छा, टी क्या है? टी है टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। इन केल्विन। क्लियर है? तो ये है आर्हेनियस इक्वेशन। अब आर्हेनियस इक्वेशन का थोड़ा सा और डिटेल अपन चर्चा करते हैं, पहले आप यहां तक लिख लो, सबका मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखो यहां पे जो ग्राफ है ये बनाया है मैंने रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर से। तो यहाँ पे स्मूथ थोड़ा बनाना, ये थोड़ा दिक्कत हो गया यहाँ पे बनाने में, ये इस तरीके से स्मूथ रहेगा। ठीक है, अच्छा मैं एडिटिंग के टाइम पे ना एक फ्रेश डायग्राम यहाँ पे डाल दूंगा, और अगर छूट गया तो यार इसी से काम चला लेना। ओके, अच्छा अगला हमारे पास जो है ना, ये तो हम इस पे ग्राफ बना चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि कोलिजन थ्योरी हम लोग को क्या बताया था। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी आपको याद है क्या बताया हुआ था? और कोलिजन थ्योरी बताया था कि अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या करते हैं, इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं, तो क्या होगा? प्रोडक्ट देता है। यही था कोलिजन थ्योरी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए, मान लीजिए हमारे पास एक है A2 प्लस B2 गिव्स ट्वाइस ऑफ AB। ठीक है, एक रिएक्शन, जनरल रिएक्शन लिख दिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको कि नॉट ऑल कोलिजन्स बिटवीन क्या? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इफेक्टिव। सारे के सारे जो कोलिजन है वो इफेक्टिव नहीं होते हैं, और अगर सारे के सारे इफेक्टिव नहीं होते हैं तो सारे कोलिजन हम लोग को प्रोडक्ट नहीं देगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि नॉट ऑल कोलिजन्स गिव्स प्रोडक्ट। सारे के सारे कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट नहीं देते हैं। ओके, तो हम बोलते हैं कि क्या क्या दिक्कत है भाई, क्या समस्या है कि सारे के सारे नहीं अगर देते हैं कोलिजन, सारे के सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं देते हैं, तो ये बैरियर्स क्या है, क्या रुकावट है वहां पे? तो सबसे पहला अपने पास बैरियर है कि ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, इसका नाम है ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, बैरियर मतलब होता है रुकावट, तो ओरिएंटेशन वाला बैरियर एक है। क्या है ओरिएंटेशन बैरियर? कि मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि ए, और अपने पास यहां पे क्या है? ए है, और यहां पे क्या है? तो बोलेंगे बी और बी है। ठीक है, ये ए और बी तो बेटा टकरा सकता है, देख रहे हो, ये आके क्या कर सकते हैं? कोलाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या ये ए और ये बी कोलाइड करेगा? और अगर ये कोलाइड करेगा तो इसके प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं प्रोडक्ट देगा? तो जवाब इसका ओरिएंटेशन सही नहीं है। अगर ये ऐसे ऐसे होता, ठीक है, यहां पे बी होता, यहां पे बी होता, तो ये भी जाके इसमें टकरा जाता और ये भी टकरा जाता, और यहां से क्या मिलता हमको? ए बी नाम का एक मान लीजिए प्रोडक्ट मिल गया होता। तो ऐसे होना, ये क्या है? ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये क्या है? इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर पहले लिख देता हूं। हाँ, हम बोल रहे हैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना जरूरी है। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक हो गया कि ओरिएंटेशन का बैरियर। ठीक है, ओरिएंटेशन वाली बैरियर हमको समझ में आ गई कि ठीक है भाई, एक लड़का और एक लड़की को प्यार में होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको प्रॉपरली मिलना पड़ेगा। ठीक है, यूं ही नहीं कि चलते चलते मिल गए और हॉर्न दे दिए और लड़की पलट के देख ली और आपका काम बन गया, ऐसा नहीं होता है ना। आपको प्रॉपरली मिलना होता है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, कैसी कैसी बातें करवाते हो मेरे से। ओके, सेकंड जो है, सेकंड है एनर्जी बैरियर वाली बात बेटा। एनर्जी बैरियर की कहानी में क्या है कि अब ठीक है, ओरिएंटेशन भी आपकी बराबर है, लेकिन आपके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए। फिर से एग्जांपल लूं, देखो मान लीजिए ठीक है, आपकी बातें होने लग गई है ना, पेन वैन मांगने लग गए, आप नोट्स मांगने लग गए। अब क्या, उसके आगे का क्या? तो थोड़ा पैसा चाहिए खर्च करने के लिए। पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ जाके क्या खाओगे? हाँ, बाहर लेके भी दोनों गए तो कैसे, क्या खर्च करोगे? आपके पास तो पैसा ही नहीं है। चॉकलेट कैसे खिलाओगे? आइसक्रीम कैसे खिलाओगे? नहीं है पैसे। तो ये जो पैसे वाला बैरियर है ना, वो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एनर्जी बैरियर। आपके पास एनर्जी भी होनी चाहिए। अगर उतनी एनर्जी नहीं है तो क्या होगा? प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा, मतलब जो आप चाहते थे वो नहीं होगा। अगली बात है कि एनर्जी बैरियर। अच्छा, तो एनर्जी बैरियर का डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से अपन समझते हैं। देखो हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा डायग्राम में ना बर्दाश्त कर लेना, थोड़ा खराब बनेगा। तो ये है अपना डायग्राम। यहां पे क्या हो रहा है बेटा? यहां पे है रिएक्टेंट
और मान लीजिए इस एनर्जी पे है प्रोडक्ट, ये एनर्जी बता रहा है, ये क्या है एनर्जी, और ये क्या बताता है, ये बताता है कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि भाई रिएक्शन का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसे कहीं पे जाके, ऐसे जाके फिर ऐसा आता है, ऐसा। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब है कि अगर यहाँ पे रिएक्टेंट है बेटा, रिएक्टेंट है, और यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनने के लिए मान लीजिए एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए थी, ठीक है, 2 से 4 वाली एनर्जी चाहिए थी, लेकिन आपको पहले प्रोडक्ट बनाने के पहले एक और एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, यहां जाके, यहां जाके। समझ रहे हो ना? वो चॉकलेट खिलाने वाली जो बात होती है ना, वो स्टार्टिंग में होती है, ठीक है, शादी वादी के बाद नहीं होती है कि डेली चॉकलेट लेके आ रहे हैं, समझ लो। तो वहां पे आपके खर्चे, वो बैरियर क्रॉस हो चुका है, ठीक है। अब आपको जो है अपने दोस्ती को निभाने के लिए, दोस्ती और प्यार मोहब्बत जो भी बोलना है बोल लो, उसको निभाने के लिए ना आपको उतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी स्टार्टिंग में चाहिए थी, ठीक है। तो यहां अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि 10 है, 20 पे आपका प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन आपको चाहिए होगा एनर्जी 100, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी चाहिए होगी। तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे कि एनर्जी बैरियर क्रॉस हो गया है। क्या, क्यों क्रॉस करना है? क्योंकि आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये कहानी होती है। अब समझना, यहां पे ये जो गैप है ना, ये रिएक्टेंट से लेके जो इस पोजीशन पे, जो बैरियर वाला पोजीशन है, यहां पे इतनी जो एनर्जी होती है ना, इसको हम बोलते हैं EA, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। पहले आपको रिएक्टेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्ट मिलेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। ध्यान रखना, जब एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे दोगे ना, तो ये बन जाता है ट्रांजिशन स्टेट, ये बन जाता है ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट फिर से अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं ना, तो वो स्टेज है जहां से ना आपकी शादी वादी की बात आगे बढ़ती है। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद फिर आप सेटल हो जाते हो, उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, सही है। तो ट्रांजिशन स्टेट वहां पे जब आपकी बात चल रही होती है, तब बात चलाने के लिए ना आपको इतनी एनर्जी चाहिए होती है, थोड़ा सा इंप्रेसिव माहौल चाहिए होता है, ठीक है, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे जूते चाहिए, पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये जो है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कहीं पे लिख दूं इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, यहां तक बात समझ में आती है। प्रोडक्ट कहां पे बन रहा है? ये वाला लेवल है, ओके, क्लियर है। अब ध्यान रखना कि यहां से लेके ट्रांजिशन स्टेट तक का जो एनर्जी होता है ना, कहां से? ग्राउंड लेवल से, मतलब 0 से। इस चीज को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ध्यान रखना, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? हम बोलेंगे द टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी टू अचीव ट्रांजिशन स्टेट, इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और क्या होता है? हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? हम बोलेंगे द एनर्जी गैप बिटवीन रिएक्टेंट टू द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? आप अपने शब्दों में भी लिख देना, बढ़िया इंग्लिश। अच्छा, ठीक है जी, यहां तक हमको बात समझ में आ गई। ये सब बातें हो गई कि एनर्जी बैरियर की। अब हम बात करते हैं, एक ग्राफ बनाता हूं, फिर उसको देखते हैं। देखो, ग्राफ हमने बनाया है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां पे ले लिया मैंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल समझ में आता है? जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई 100 में 50, तो ये क्या हो गया? 50 फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, टोटल कितना था? 100 था, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेज एक्टिवेशन एनर्जी का मैं ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, समझना इस बात को। तो ये जो ग्राफ बनता है ना बेटा, ये ऐसा होता है ग्राफ, ऐसा ऐसा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, जैसे देखो, ये जो सबसे पीक पे आया ना, इसको हम बोलते हैं यहां पे ऐसा। ठीक है, और यहां पे क्या हो गया? हम बोलेंगे कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं ये जो पॉइंट है ना, इसको, ये एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ रहा है? ये काइनेटिक एनर्जी है, ये जो पॉइंट है ये है एक्टिवेशन एनर्जी। हम बोलेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी के बाद जो भी एक्टिवेशन एनर्जी, जिन मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है, समझ में आ रहा है? कौन से मॉलिक्यूल्स है, कौन से रीजन में वो लाई करेंगे? ये रीजन इसमें, ये वाला। हम बोलेंगे कि भाई ये रीजन क्या बताता है? एक मिनट, कहां खिसक के चला गया भाई? ये हम बोल रहे हैं कि ये जो शेडेड पोर्शन मैंने बनाया है, इसको समझना अच्छे से। ठीक है, देखता हूं मैं इसको कि आपको समझ में आना ही चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि ये जो शेडेड रीजन है, ये क्या बता रहा है? हम बोलेंगे कि
कि दीज आर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स which have energy greater than एक्टिवेशन एनर्जी। इन्हीं के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है, तो क्या करेंगे? यही है जो क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। बाकी सबके पास एनर्जी कम है, ठीक है, बाकी सबके पास क्या एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो क्या करेंगे? वो उस बैरियर को, एक्टिवेशन एनर्जी वाली बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, मतलब वो लोग क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकते। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स which क्रॉस एनर्जी बैरियर, ठीक है, कितने फ्रैक्शन है जो क्या कर सकते हैं? एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू होता है E पे पावर माइनस EA अपॉन RT। भाई ये वाला बात ध्यान रखना, ठीक है, E पे पावर माइनस EA अपॉन RT कौन सा रीजन को बता रहा है? इस रीजन को, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो मैं बोल रहा हूं कि भाई रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? मैं लिख रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कि जितने कोलिजन्स होंगे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? नंबर ऑफ कोलिजन्स। कौन सा कोलिजन? इफेक्टिव कोलिजन। कौन करेगा इफेक्टिव कोलिजन? जवाब है कि वही मॉलिक्यूल्स करेंगे जिनके पास एनर्जी बैरियर क्रॉस करने की क्षमता है। तो क्या आ जाएगा? E पे पावर माइनस EA अपॉन RT। बोलो ये बात समझ में आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? उन मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं। कौन सा एनर्जी बैरियर? कौन सा बैरियर? एनर्जी बैरियर। अच्छा, डबल बोल दिया क्या मैंने? अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा किस पे डिपेंड करता है? बोलेंगे K पे, मतलब K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA माइनस EA अपॉन RT। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई अगर इस कांस्टेंट को, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया जाए तो एक कांस्टेंट लगाना चाहिए। इसी कांस्टेंट को हम A बोल रहे हैं, मतलब आर्हेनियस कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना आ गया आर्हेनियस इक्वेशन। इस तरीके से इसको डेराइव किया जाता है। तो देखो डेरिवेशन में मोस्ट पार्ट तो आपको यूं ही बता दिया कि भाई ये वाला जो है ये पार्ट तो आपको पता था, ठीक है, डायरेक्टली आपको दे दिया गया। अच्छा, अगर मैं इसी को कुछ और फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या हम लिख सकते हैं? देखो मैं लिखना चाहूं कि भाई K इज इक्वल टू A E पे पावर माइनस EA अपॉन RT। यही था। हम बोल रहे हैं कि दोनों तरफ लॉग लगा दो, तो ln लिख दूं। ln मतलब होता है लॉग बेस E, तो मैं लिख रहा हूं ln, यहां पे भी आ गया ln A और E माइनस इतना। क्लियर है ये चीज? अच्छा, आपको लॉग की प्रॉपर्टी वगैरह पता है ना कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या करता है? दोनों को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ln A प्लस ln E पे पावर। इस तरीके से लिख सकते हो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ln A प्लस लिखूंगा, यहां पे प्लस नहीं माइनस लिख देता हूं, EA अपॉन RT, और यहां पे आ गया ln E मतलब होता है 1। देखो ln E एक लाइन में लिख रहा हूं, अगले लाइन में उसको 1 बोल दूंगा, समझ जाओगे ना। यहां पे आ गया EA अपॉन RT, और यहां क्या बेटा आ रहा है चलते हुए? ln K। क्या आ रहा है ये? ln K, ठीक है, इसको कैरी करते जाते हैं ln K। अच्छा, तो यहां से बात समझ में आ रही है कि ln K इज इक्वल टू आ रहा है। अगर मैं लॉग में लेना चाहूं, या छोड़ो लॉग में नहीं लेते, एक काम करते हैं इसको इधर ले आता हूं, EA अपॉन RT इज इक्वल टू हम बोलेंगे ln क्या? ln A अपॉन, या ln A माइनस लिख देता हूं, माइनस ln K। क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो? ln A अपॉन K, और यहां पे क्या आ जाएगा? EA अपॉन RT। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रही है आपको बात? अच्छा, यहां तक अगर बात समझ में आ रही है तो यही हमारा एक रिलेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अगर ये चीज आपको ध्यान में है तो क्या हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं? 2.303 लॉग बेस 10 A अपॉन K। ये चीज आपको पता होगा कि ऐसे लिखा जाता है। अगर आप ln से हटा के लॉग में लिखते हो तो क्या करते हो? ये चीज लगाते हो। उसका डेरिवेशन भी है भाई, डेरिवेशन आपने पहले भी कर रखा है, याद है कि नहीं है? अच्छा चलो अभी मैं नहीं करवाता हूं, ठीक है। ये हो गया EA अपॉन RT, और यहां पे क्या आ गया बेटा? यहां पे आ गया 2.303, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? log 10 A माइनस log 10 K लिख सकते हैं। सो फाइनली आप लिख सकते हो कि log बेस 10 इज इक्वल टू log K प्लस EA अपॉन 2.303 RT, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं अगर हम लोग को लॉग में इंटरेस्ट है तो।
अदरवाइज आप अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा कि आप एक याद रख लो, मेन जो आर्हेनियस का इक्वेशन था उसको आप बार बार जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप डिराइव कर लीजिए उस चीज को। अच्छा, यहाँ पे ये सब चीजें बताने का एक खास रीजन था, मैं आपको बता रहा हूं कि देखो क्या मैं ग्राफ बना सकता हूं। पहले एलन वर्सेज बना रहा हूं, ठीक है, यहां पे बना रहा हूं मैं एलन वर्सेज एलन के, ठीक है, एलन के वर्सेज 1/t, 1/t। कौन सा ग्राफ आप देखना पसंद करेंगे बताइए? ये वाला कर लें, ये वाला। देखो यहां पे 1/t है तो मैं बोलूं कि इसका जो स्लोप होगा बेटा वो निगेटिव है, निगेटिव स्लोप है तो मैं सीधा लाइन इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से यहां पे, और दिस इज थीटा, ठीक है, यहां पे होता है थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि बेटा tan थीटा, या फिर हम बोलेंगे स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ रिलेट करो, रिलेट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि EA अपॉन माइनस EA अपॉन R आता है। ये हो गया स्लोप, इस लाइन का स्लोप। अच्छा, कोई बोले कि y इंटरसेप्ट क्या है, तो हम बोलेंगे कि y इंटरसेप्ट है हमारे पास कौन सा, तो हम बोलेंगे कहाँ गया, हाँ जी, तो हम बोलेंगे ln A है ना, ln A क्या आ जाएगा, ये आ गया अपना इंटरसेप्ट, यहाँ पे कट हो रहा है। अच्छा, उसी तरीके से अगर आप चाहो कि भाई यहाँ पे हम स्लोप बनाए जो लॉग वर्सेज हो, मतलब समझाता हूँ मैं आपको, ये ग्राफ बनेगा, यहाँ पे हमने ले लिया है log बेस 10k और यहाँ पे ले लिया है 1/t। ध्यान रखना यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, आप इसको देख के बता सकते हो कि ये आएगा अपना कि EA अपॉन 2.303 R, यही आएगा। अच्छा, माइनस का कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लें। ये बेटा आप यहीं पे छोड़ दिए हो, इसको उठा के उधर ले गए हो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना माइनस, ठीक है। और यही क्या है, ये स्लोप, स्लोप मतलब क्या हम बोलेंगे, हम बोलेंगे tan थीटा। थीटा कहाँ पे है, थीटा है यहाँ पे, इधर से ध्यान रखना, उधर मत ले लेना, मन करता है ना कि एक्यूट एंगल है तो वही थीटा है वैसा नहीं गलती करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसके स्लोप और बाकी चीजें हमने बता दिया, ग्राफ बता दिया, यहां तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक ग्राफ दिया हुआ है और बोलता है कि फाइंड EA, बताइए। तो हम बोल रहे हैं कि देखो स्लोप इज इक्वल टू, आपको पता है ना कि स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग वाले में स्लोप क्या होता है, तो स्लोप तो एक तो दिया हुआ है कि स्लोप के लिए एंगल कौन सा लेंगे बेटा, ये वाला एंगल, ये 120 डिग्री, मतलब हो गया tan 120 डिग्री। और आपको एक रिलेशन पता था, रिलेशन क्या था, रिलेशन था कि EA अपॉन R के साथ में 2.303 भी रहेगा, हाँ जी ये भी रहेगा। अच्छा, माइनस में होता है तो माइनस यहाँ पे लिख दीजिए। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमको EA चाहिए, तो आप लिखोगे tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री की वैल्यू अगली बार लिखेंगे, इज इक्वल टू R की वैल्यू कितना ले लेंगे 8.314, तो हो जाएगा EA अपॉन 8.314 इंटू 2.3 कहाँ गया, हाँ 2.303। अब tan 120 की वैल्यू बताइए, हम बोलेंगे tan 120 मतलब होता है 90 प्लस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है मतलब माइनस में आएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3, सो दिस इज इक्वल टू EA अपॉन 8.314 इंटू 2.303। बस यही है आपका EA की वैल्यू। यहाँ पे EA इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस में था बेटा, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएंगे, यहाँ का माइनस सब कट गया, तो क्या बचेगा, EA इज इक्वल टू बचेगा 8.314 इंटू 2.303 अपॉन √3। सही है। अब ये कैलकुलेशन आपको करना आता है, कैलकुलेशन आप कर लो, यहाँ पे आपके आंसर्स रेडी हैं। ओके, तो ये क्या आ गया आपका EA की वैल्यू आ गई। क्लियर है ये चीज। तो ये सब फॉर्मूला आपको धीरे धीरे ना याद होते रहना चाहिए, धीरे धीरे याद होगा, ठीक है। जब आप पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे तो आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप स्टार्टिंग के टाइम पे ना देख के यूज कर सकते हो, लेकिन बाद में तो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज 100। दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर कितना है, 100 है। और बोलता है कि एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है अपने को कि 19137 जूल पर मोल, फाइंड द रेट कांस्टेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे अपन log 10 इज इक्वल टू log 10a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। हाँ जी, तो ये आ गया अपने पास। उसके बाद आप log k की वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, आपने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछा है ना, मतलब k की वैल्यू पूछा है, तो एक काम करते हैं log k ही रहने देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे log a क्या है, a है एक्टिवेशन, ये है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, मतलब यहाँ पे आ गया log 100। log 100 कितना आता है बेटा, 2 आता है कि नहीं, log 100 सोचो 10 पे पावर 2 है, 2 सामने चला गया। ओके, EA की वैल्यू है 19137 और बेटा R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 8.314 और
और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री मतलब कितना हो गया बताइए, कितना हो गया 300 केल्विन। ओके, अब आप सोचो कि कैसे आप मल्टीप्लाई यहां पे कर सकते हैं। तो यहां पे दिख रहा है मुझे 2, यहां पे 19137, और बेटा यहां पे ना बहुत क्लोज वैल्यू आएगी, मतलब 23 के आसपास में कुछ आएगा, समझ लो। 2 कितना आ जाएगा, 4 3 12, 2 बचा 1, फिर हो गया 4 3 3 9 और 8 24, इतना आएगा। और डेसिमल 2 जीरो और लगा दो, चलो डेसिमल कहाँ पे 3 डिजिट के बाद यहाँ पे। अब देख रहे हो 19137 एंड 2492, अगर इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा लगभग 0.93 के आसपास में। ठीक है, देख लेना करके। 0.93 मतलब 1 समझू मैं इसको, तो 2 - 1 क्या होगा 1 होगा। तो ये क्या आ गई बेटा, ये आ गई log बेस 10 k की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, k इज इक्वल टू हाउ मच। कब ऐसा 1 आ सकता है, तो हम बोलेंगे k की वैल्यू आएगी 10। k की वैल्यू अगर 10 आएगी तब जाके ये 1 आएगा, तो हम कौन सा बोलेंगे, इट शुड बी b। क्लियर है ये चीज। तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो नेक्स्ट सवाल हम लोग को दिया हुआ है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज गिवन एज दिस। एक दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास रेट इक्वेशन दिया हुआ है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, वहां पे बोलता है कि वेयर टी जो है वो टेम्परेचर इन केल्विन है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज 70 मिनट। बोलता है कि आपको टेम्परेचर बताना है कि जिस समय में हाफ लाइफ क्या हो जाए 70 मिनट हो जाए। 70 मिनट, हाँ 1/2 टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, हम बोलेंगे 0.693 अपॉन क्या होता है, अपॉन यहाँ पे होता है के, यही था ना। तो क्या आप यहां से k निकाल सकते हैं, k इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है 70 मिनट। अच्छा, तो यहां पे अगर आप देखो तो ये बहुत हद तक ना आपको दिखाई देगा। एक काम करते हैं, पहले डेसिमल हटाने के लिए ना यहाँ पे 3 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना बार में, एक बार में और 2, मतलब 1/100। देखो ये अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूं, 693 और 700 बहुत क्लोज होते हैं ना, तो हमने बोल दिया इतना। क्या ये इतना हो सकता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये k की वैल्यू यहाँ पे जाके पुट कर दीजिए। तो हम बोलेंगे log बेस 10 k इज इक्वल टू 10 माइनस 1.2 इंटू 10 पे पावर 4 अपॉन टी। सो ये वैल्यू आ जाएगी कितना बेटा, log बेस 10 और 10 पे पावर -2। पता है आपको क्या लिखने वाला हूँ मैं अगली लाइन में, यहाँ पे आ जाएगा 10 पे पावर 4 और यहाँ पे टी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे है बेटा कितना -2, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 1.2 और इंटू 10 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई टी। कैसे कैसे होगा सॉल्व, देखो ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -12 इज इक्वल टू नाउ -1.2 इंटू 10 पे पावर 4 अपॉन टी। कैलकुलेट करें, सो यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 12 और 12 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, लेकिन यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी इज इक्वल टू 1000 के, कितना आ गया 1000 केल्विन। 1000 केल्विन आ गया। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में आपको बोला नहीं था, केल्विन में ही बोला था, तो हमने निकाल लिया। कितनी है इसकी वैल्यू 1000 के, तो यहां पे लिख देंगे डी ऑप्शन सही है। ओके, समझ में आ गया। चलो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होगा ना, वो हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे हमने मान लिया कि मान लीजिए K1 है T1 टेम्परेचर पे, K1 क्या है रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट K2 है कहाँ पे, तो हम बोलेंगे T2 टेम्परेचर पे। तो क्या इसका आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि लाइक log K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -EA अपॉन 2.303 RT और प्लस log 10A। लिख सकते हैं आप ऐसा। A कौन सा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे भाई log A तो कांस्टेंट होती है। चलो ठीक है, ये हो गया अपना पहला। क्या आप log K2 का वैल्यू लिख सकते हो, log K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे T1 लिख दीजिएगा, यहाँ है -EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस log बेस 10A। ये हो गया सेकंड। अगर आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, ठीक है, या आप फर्स्ट में से माइनस कर दो, जो मन है आप, मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट में से मैं सेकंड को माइनस कर रहा हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा log 10 K1 माइनस log 10 K2। यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा -EA अपॉन 2.303 RT1 और माइनस ऑफ, अच्छा ये भी लिखूं, चलो ठीक है, अगली बार तो ये कट करना है मुझे। यहां पे लिख सकता हूं मैं -EA अपॉन 2.303 RT और प्लस log 10A।
अब आप क्या लिखोगे, अब आप बोलोगे कि भैया ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन जब ओपन होगा तो, है ना, पता है आपको। अब मैं बोल रहा हूं यहां पे क्या आ जाएगा, मैं प्लस वाले को पहले लिख रहा हूं, देखो ये प्लस में आ जाएगा, तो हम बोलेंगे EA 2.303 RT2, ये क्या है T2, EA अपॉन 2.303 RT1। सो यहां पे आ गया EA अपॉन 2.303 R कॉमन, यहां पे आता है T2 माइनस 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, ठीक है। और ना यहां पे क्या आ जाएगा, देखो लॉग में चीजें अगर माइनस में है तो आपको पता है क्या करना है, आपको चीजों को डिवीजन में ले आना है। तो मैं बोल रहा हूं कि बेटा यहां पे फाइनली अपने पास ये रिजल्ट मिलके आ रहा है, तो ये रिजल्ट आप याद रख लो या आप हर बार इतना चीज करके देखिए वहां पे, ठीक है। तो बेहतर है कि याद रख लो, याद हो भी जाएगा कैसे कैसे हुआ है ये चीज। ओके, अब इस पे ना एक सवाल कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सवाल है, बोलता है कि 27 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस पे K1 की वैल्यू है इतनी और 127 डिग्री पे K2 की वैल्यू है इतनी। अब आपको बताना है कि बताइए हमको एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। देख रहे हो यहाँ पे कंपैरिजन जैसा दिया है आपको कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग K1 K2 की वैल्यू। तो अभी अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था कि log 10 K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू क्या होता है, हम बोलेंगे इज इक्वल टू होता है EA अपॉन 2.303 R और यहाँ पे आता है बेटा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, यही था। सो K1 अपॉन K2 की वैल्यू कितनी है, देखो K1 है 1.5 इंटू 10 पे पावर 4, यहाँ पे है 1.5 इंटू 10 पे है पावर 5 और यहाँ है log बेस 10। सो ये और ये कैंसिल, यहाँ पे बचता है बेटा 1 अपॉन 10। क्लियर ये चीज, EA की वैल्यू तो आपको नहीं पता और यहाँ पे आएगा 2.303 और T2 कितना है, T2 है 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस में है लेकिन कैल्विन में चाहिए, तो 273 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 1 अपॉन 400 माइनस 1 अपॉन 300, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपका 1 अपॉन 10 है, अच्छा ओके। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 पे पावर -1 और अगर -1 है तो पावर सामने आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा -1। क्लियर हो रहा है चीजें कैसे कैसे आ रही हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे है 2.303 और यहाँ पे आएगा बेटा 300 माइनस 400 मतलब आएगा -100 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 1200। चलो ठीक है 1200 के नहीं 12, बहुत सारा जीरो लगाना पड़ेगा, 1 2 और 12 और 4 जीरो, करेक्ट, यहाँ पे आ गया। अब आप बताइए ये जीरो कैंसिल कर दूं, यहाँ से कैंसिल हो गया। सो नाउ यहाँ पे आता है माइनस माइनस भी हटा देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल। नाउ EA इज इक्वल टू आएगा बेटा 2.303 इंटू 1200, ठीक है, और यही वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा। सो EA की वैल्यू कितनी आ गई, EA की वैल्यू आ गई इतनी। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया। तो इस तरीके आपके आसान क्वेश्चन जो है ना आपको डेफिनेटली आ जाएंगे सॉल्व करना। क्लियर है, फॉर्मूला मत भूलना, बस फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है कभी कभी ये भी काम आता है, क्योंकि हो सकता है ना एग्जाम में आप शॉर्टकट वाले फॉर्मूले भूल जाओ, लेकिन आपको मेन फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए। ओके देन, चलो फिर आगे देखते हैं। तो इस लेक्चर में हमने सारी बातें तो कर लिया है, एक एक्सेप्शन वाली बात जो है वो हम लोग को करनी है और यहाँ पे फिर ये वीडियो लेक्चर अपना खत्म हो जाएगा। तो देखिए एक्सेप्शन में ये है कि जरूरी नहीं है कि इंक्रीज, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेट भी बढ़ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं कहीं पे एक्सेप्शन भी है, जैसे जैसे बोलता है कि बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया का जो डिकम्पोजिशन है, ठीक है, वो ग्रोथ रेट जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो कुछ दूर तक तो बढ़ता है, लेकिन उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उसका रेट अचानक जो है वो गिर जाता है, मतलब कम हो जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि गर्म पानी अगर आप कर दो तो उसमें बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उनका जो रेट है जिससे वो क्या कर रहे थे कि रिप्रोड्यूस हो रहे थे वो कम हो गया, और कम होते होते फाइनली वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया। मतलब बैक्टीरिया की लाइफ वैसे भी कम थी, रिप्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है, मतलब खत्म, बैक्टीरिया फ्री। अच्छा, ये बात समझ में आई। अच्छा, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसमें इन्वर्जन हो जाता है, जैसे हमने बीच में यहाँ पे बनाया हुआ है ना, ये इस टेम्परेचर पे इन्वर्जन मतलब क्या हुआ कि पहले रेट बढ़ रहा था, एक अचानक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसा टेम्परेचर आया कि जहां से रेट जो है वो कम होना स्टार्ट कर दिया, इन्वर्ट हो गया, मतलब इन्वर्जन होने लग गया, बढ़ रहा था घट गया। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ओके, सेकंड जो हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है ये है ऑक्सीडेशन ऑफ NO। ऑक्सीडेशन ऑफ NO में क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका ऑक्सीडेशन कम होने लगता है। ठीक है, तो उसका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। अगला है कि एक्सप्लोजन ऑफ बम। एक्सप्लोजन ऑफ बम में क्या होगा कि बम को हम क्या कर रहे थे, हीट दे रहे थे, फाइनली क्या हुआ कि अचानक उसमें रेट ऑफ, मतलब उसका जो रेट है, रेट किस चीज का, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन का जो रेट है बॉम्ब के अंदर वो अचानक से बढ़ गया। अचानक से बढ़ गया मतलब एक खास टेम्परेचर पे,
समझ रहे हो ये एक्सेप्शन में क्यों लिया मैंने, कि टेम्परेचर बढ़ाने से हम लोग क्या सोच रहे थे कि एक हिसाब से बढ़ता है, यहाँ पे हिसाब से नहीं, एक टेम्परेचर बढ़ाते गए अंदर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत स्लो रेट है, बहुत स्लो रेट है, मतलब लगभग नेग्लिजिबल है। अचानक एक टेम्परेचर रीच हुआ और ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हुआ तो सीधा सीधा क्या हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज हो गया, तो ये भी एक्सेप्शन माना जाएगा कि नहीं? ओके, तो इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, टेम्परेचर और रेट का रिलेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।